आप सभी को मेरा जय भीम। अम, अब मुझे जो बोलने के लिए कहा है अपने लाइफ के ऊपर, तो काफ़ी सारी लंबी चौड़ी स्टोरी है, लेकिन फिर भी एक 15 से 20 मिनट में बात करना है, तो कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी। मैं पद्मश्री कल्पना सरोज, मैं नारी शक्ति कल्पना सरोज, मैं डॉक्टर कल्पना सरोज, मैं कमानी ट्यूब्स लिमिटेड की चेयरमैन कल्पना सरोज, बहुत सारी कंपनियों की डायरेक्टर, बहुत सारी कंपनियों की प्रोप्राइटर, यहाँ तक आने के लिए मेरा जो संघर्ष रहा है, उस संघर्ष के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे इन नामों से सब कुछ जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने किन मुसीबतों का सामना किया, कितना संघर्ष किया, ये हमारे अपने लोग अगर सुनेंगे, जानेंगे, तो शायद हमारे अपने समाज की और कहीं महिलाएं और कहीं यूथ आगे आएगा और किसी चीज़ से नहीं डरेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारा समाज है, हमारे समाज के जो यूथ है या महिलाएं हैं, वो सबसे पहले तो इसलिए डर जाते हैं कि हम दलित समाज से हैं और फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई क्या कर दे सकता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ हर जगह पे सिर्फ तकलीफें हो सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक मेंटेलिटी हमारे समाज के कुछ लोगों के अंदर बैठी हुई है। ऐसा नहीं है, आज हमारी डिक्की है, देखिए ना, डिक्की ने आज इतना सारा काम किया है। वहाँ जो हमारे रवि कुमार जी है, जनार्दन जी है, तो तेलंगाना में बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। डिक्की के माध्यम से हमारे समाज के बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक छोटे से गांव से आई हुई हूँ, जिस गांव में आज भी 100 घर सिर्फ है। तो उस वक्त, जिस वक्त मेरा जन्म हुआ होगा, तो उस गांव में कितने घर रहे होंगे। तो ऐसे गांव से निकली हुई एक लड़की यहाँ तक अगर पहुंच सकती है, तो समाज, आज तो देखिए ना, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतना कुछ करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए है, और अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते हम लोग। मुसीबतें तो मेरे टाइम पर थी, इतनी मुसीबतें थी कि औरत को घर से बाहर जाना भी मतलब समाज के नज़र में सही नहीं था। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना भी समाज के नज़र में सही नहीं था। अगर लड़कियां पढ़ रही है तो पढ़ लिख कर करना क्या है उनको, मतलब ये सोच थी। और अगर घर से बाहर निकलती है औरतें, तो मतलब उनको देखने का नजरिया भी कुछ अलग सा हो जाता था कि बाहर जा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन ऐसे हालातों से आगे बढ़ना यकीनन बहुत बड़ी, मतलब एक चैलेंजिंग बात थी। लेकिन करे क्या, आगे तो बढ़ना है, जाना ही होगा आगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो करेंगे कैसे। तो मैं मेरे बाबा एक पुलिस हवलदार थे। मेरी शादी बहुत जल्दी होगी। एक्चुअली मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, मैं काफ़ी होशियार स्टूडेंट थी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी। तो मेरे नज़र में तो आगे बढ़ना इसका मतलब है कि हम पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, यही था। लेकिन मेरे समाज में उस वक्त कुछ ऐसे ही था कि क्या करेंगी लड़कियां पढ़कर। मेरे ही समाज में नहीं, आज आज अगर हम देखेंगे तो आज से 50 साल पीछे अगर हम लोग सोचते हैं, तो औरतों के लिए बहुत सारे बंधन थे, औरतें क्यों पढ़े, क्या करे, ये सारे ही समाज में हुआ करता था। तो उस पर मेरे समाज में कुछ ज़्यादा ही। तो मेरे घर के लोगों ने कहा कि नहीं, अभी लड़की बड़ी हो रही है, शादी कर देना बहुत ज़रूरी है। मैं 5वीं में पढ़ रही थी तभी से रिश्ते आने शुरू हो गए थे। 7वीं में पहुँचते पहुँचते मेरे मामा ने, मेरे बाबा कह रहे थे, क्योंकि बाबा जो है वो पुलिस में थे, तो वो दुनियादारी जानते थे, तो कहते थे कि नहीं नहीं, उसको अभी मैट्रिक तक पढ़ने दो, और जब तक वो मैट्रिक तक नहीं पढ़ेगी तब तक मैं शादी वगैरह नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मामा जो है वो उम्र से भी बड़े थे और ओहदे से भी बड़े थे, क्योंकि वो जमींदार वगैरह थे। मेरे बाबा सिर्फ पुलिस हवलदार थे, गरीब थे। मेरे दादाजी जो थे वो बेचारे मजदूर थे, मजदूरी करके उन्होंने अपने बेटे को किसी तरह से पढ़ा के पुलिस में भर्ती करवाया था। तो इस लिहाज से भी मतलब बाबा को जो है मामा की बात सुननी पड़ी। और मतलब 7वीं में मैं जब पढ़ रही थी तभी मेरी शादी करवा दी गई। खैर मैं काफ़ी रोई कि मुझे पढ़ने दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शादी के बाद फिर देखा कि हर लड़की का एक सपना है, मतलब मैं तो बहुत बच्ची थी तो सपना तो खैर था नहीं, लेकिन फिर भी जो भी सुना था या जो भी देखा था घर फैमिली में, तो एक अच्छा घर हो जहाँ पर मतलब मैं कुछ कर सकूँ। लेकिन नहीं, वहाँ पर भी मेरे लिए पूरा मुसीबतों का पहाड़ ही था। क्यों
क्योंकि मैं वहाँ से मुंबई आई, मुंबई में यहाँ एक झोपड़पट्टी जैसी जगह पे मुझे रहना पड़ा और उस पर भी मतलब कम से कम 7-8 लोगों का एक परिवार था, जिसमें से जेठ जेठानी, उसके 4-5 बच्चे, फिर ससुर जी, इस तरह का बड़ा परिवार और एक 12 साल की बच्ची, उसको सारा काम घर का करना है, खाना पकाना है, सारे काम करना है। खैर उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बचपन से ही हमारे संस्कार ऐसे थे, माँ ने सिखा के रखा हुआ था, पहले से हम सारे काम करते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे। प्रॉब्लम उन लोगों को थी कि हर चीज में नुक्स निकालना, हर चीज में तकलीफ देना। अब एक 12 साल की छोटी बच्ची इतना अगर इतने लोगों का खाना बनाएगी तो जाहिर सी बात है, हो सकता है गलतियां होती होगी, नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई। बस इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर से उन लोगों ने मारना, प्रताड़ित करना, तो इस तरह से मतलब एक सिलसिला चलता रहा। ढंग से खाना नहीं देना, बालों में तेल लगाने नहीं देना, गर्म पानी नहाने के लिए नहीं देना, मतलब बहुत सारी बातें और इतना टॉर्चर, इतना मतलब एक नर्क की तरह जिंदगी जी रही थी। तो किसी तरह से 6 महीने निकल गए और उस वक्त ना तो कोई मोबाइल था और लेटर वगैरह लिखने की तो कोई बात ही नहीं थी क्योंकि घर से बाहर जाना ही नहीं था। इसी दौरान मेरे बाबा जो मुझे बहुत प्यार करते थे, तो बाबा ने देखा कि 6 महीना हो गया बच्ची को देखा नहीं है, तो चलो मैं मुंबई में ड्यूटी लगा कर लेता हूँ। तो मुंबई जो हेड क्वार्टर है पुलिस डिपार्टमेंट का, तो मेरे बाबा ने वहाँ ड्यूटी लगाया और वो मुझे इस बहाने मिलने के लिए आए। लेकिन जब वो मिलने के लिए आए, तब उन्होंने देखा कि मेरी ये बेटी है या कौन है, क्योंकि मैं पहचाने भी नहीं जा रही थी। इस तरह से मेरी बुरी हालत उन्होंने बना रखी थी। खैर पहली बार अपना कोई है सामने आया हुआ है, तो उनको लिपट के मैं काफ़ी रोई। बाबा को भी काफ़ी दुःख हुआ। बाबा ने कहा कि नहीं, अब मैं अपनी बेटी को यहाँ रहने नहीं दूँगा, मैं अभी के अभी इसको लेकर जाऊँगा। तो उस पर भी वो लोग राज़ी नहीं कि नहीं, नहीं हम कैसे उसको भेजेंगे, हम नहीं भेज सकते उसको। अभी तो कुछ नहीं, इसको तो हम झाड़ को टाँग के उल्टा टाँग के मारने वाले हैं, वगैरह-वगैरह, ऐसे बहुत सारी बातें। लेकिन मेरे बाबा ज़बरदस्ती मुझे ले गए। बाबा ने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, जो हो गया भूल जाओ, अभी तुम पढ़ना शुरू करो, जो था एक बुरा सपना था, अब तुम पढ़ो। और हम अपने गाँव चले गए। गाँव जाने के बाद में बाबा ने स्कूल में दाखिला दिया। लेकिन परिस्थितियाँ सब बदल चुकी थी, वो पहली परिस्थिति नहीं थी। क्योंकि स्कूल में भी अगर जाओ तो जो मेरी खास सहेलियाँ हुआ करती थी, उनके भी नज़र में एक सवाल था कि मैं कैसे लौट आई। समाज तो था ही था, मतलब मेरे रिश्तेदार, आजू-बाजू के लोग, समाज के लोग, कि क्योंकि उस वक़्त ऐसे था ना कि लड़की अगर ब्याह करके ससुराल गई है, तो चाहे उसकी अर्थी निकल जाए, मतलब वो डोली में गई है तो अर्थी में निकलेगी ज़रूर। लेकिन वो ज़िंदा कैसे वापस आ सकती है? ये सोच थी उस वक़्त लोगों की बहुत ज़्यादातर। और मेरे ख़्याल से आज भी कई जगह पे ऐसी सोच है, लेकिन उस जगह उस वक़्त बहुत सारी ऐसी सोच थी कि कैसी लड़की वापस आ सकती है। यहाँ तक कि जब हमारी दादी-नानी जो भी थे तो कहने लगे कि क्या हुआ, लड़कियों को सहना ही पड़ता है, क्या मतलब है वापस आने का? कैसे लेकर आया तू? तो मेरे बाबा को भी टॉर्चर होना पड़ा, मेरी माँ को सुनना पड़ा। तो ऐसा जब मैंने देखा कि यहाँ तो और ज़्यादा मुसीबत आ गई है, वहाँ जो थी सो सी, लेकिन यहाँ तो मेरे माँ-बाबा टॉर्चर हो रहे हैं, पूरा समाज मेरे माँ-बाबा को मतलब बुरा-भला कह रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? इस ऐसे में तो फिर मेरा जीना ही दूभर हो गया है, मेरी ज़िंदगी एक पता नहीं कैसे एक बोझ बन चुकी है सबके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मर जाना चाहिए। और यही सोच के मैंने फिर पॉइज़न खरीदा। पॉइज़न तो समझ में नहीं आता था, बस मरना है तो क्या करें? तो गाँव में खटमल हुआ करते थे बहुत सारे, तो खटमल की दवा हुआ करती थी, कोई 20 ऐसे नाम की। तो मैंने जाकर 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बोतलें खरीद ली ताकि मैं कहीं कुछ गुंजाइश ना रहे मेरे बचने की, इस तरह से। और फिर मैंने वो लिया, मेरी बुआ के घर गई, वो मैंने पी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वहाँ से बचाया गया। बचने के बाद भी हुआ ऐसे कि जो लोग मुझे देखने के लिए आते थे, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के जो जितने पुलिस वाले थे हमारी मतलब इसमें रहते थे कॉलोनी में, वो सब देखने के लिए आए, सब हम चाचा कहते थे उनको। वो भी मेरे रिश्तेदार हैं, वो भी और समाज के लोग भी मुझे एक ही सवाल कर रहे थे कि ये लड़की क्या हो गया था तुमको? तुम कोई पागल-वागल हो गई थी? अगर तुम मर गई होती तो लोगों ने क्या कहा होता? लोग तो यही कहते ना कि ज़रूर महादेव की बेटी ने ऐसा कोई काम किया होगा जिसकी वजह से ये मर गई है। तो तुम्हारे बाबा के नाम का क्या होता, इज़्ज़त का क्या होता? तो ये बात जो है ना वो दिल की गहराई तक मेरी पहुँच गई कि ये क्या बात हुई? ज़िंदगी में सुख तो है ही नहीं है। दुःख और दर्द से छुटकारा पाने के लिए मरना चाहा, तो यहाँ पर भी लोग इस तरह से कहते हैं। तब मैंने ठान लिया कि ठीक है, अगर लोग ये कहते हैं कि कुछ करके मर गई होगी, तो फिर ठीक है ना, कुछ करके मैं जी लूँगी, लेकिन अब मैं करके दिखाऊँगी। मैं मरूँगी नहीं, मैं जी के दिखाऊँगी, कुछ करके दिखाऊँगी। और फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे ना
यहाँ मुंबई में नहीं रहना है। तब तो मैंने मतलब जैसे हॉस्पिटल से घर आ गई थी, एक 4-8 दिन जाने के बाद में मैंने तो मतलब ठान लिया था कि बस अब मुझे कुछ करना है। तो मैंने कोशिश की कि अब मैं पढ़ना-लिखना क्या पढ़ूँगी मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट जॉइन करना चाहा, क्योंकि मैं पुलिस की बेटी थी, इसलिए मुझे वही डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा चलो, उसी वक़्त लेडीज़ पुलिस की कुछ भर्ती हमारे यहाँ पर हो रही थी। तो मैं वहाँ गई, लेकिन मेरी उम्र भी इतनी छोटी थी और मेरा एजुकेशन भी बिल्कुल 7वीं तक था। तो वहाँ के जो मतलब एसपी थे, तो उनसे मैं जाकर डायरेक्ट मिली कि मुझे पुलिस में भर्ती करवा दो करके। उन्होंने कहा, बेटा तुम छोटे हो अभी, और ऐसे करो, तुम जाओ, तुम मैट्रिक तक पढ़ो, फिर तुमको हम डायरेक्ट पीएसआई ले लेंगे। तो इस तरह से ना मैं पुलिस में भर्ती हो सकी, मैं नर्स बनना चाहती थी, ना मैं वहाँ जा सकी। यहाँ तक कि मैंने सोचा मैं मिलिट्री जॉइन कर लूँ ताकि मैं अपने देश के काम आ सकूँ, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ इस ज़िंदगी का, मुझे तो कुछ करना है, लेकिन कर तो मैं कुछ सकती नहीं, मैं क्या क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? और गाँव में, देहातों में तो कुछ होता ही नहीं है काम करने के लिए। तो मैंने वहाँ से कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं मुंबई जाती हूँ, तो मुझे मुंबई भेज दो तुम, मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ कर लूँगी, यहाँ बहुत सारे मिल है, बहुत सारी कंपनी है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन बाबा बिल्कुल भेजने को तैयार नहीं थे। लेकिन माँ ने फिर बाबा को समझाया कि ये लड़की पागल हो गई है, अगर इसको नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर तुम नहीं भेजोगे मुझे ना, तो मैं ट्रेन के नीचे सीधा कूद जाऊँगी, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहती, इस तरह से बोझ बन के कौन जिएगा और क्यों जिएगा? अगर मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुंबई में मैं कुछ कर सकती हूँ। और इस तरह से फिर माँ ने बाबा को समझाया कि ये लड़की पागल हो गई है, इसको भेज दो वहाँ, ये रहेगी, कम से कम ज़िंदा रहेगी वहाँ पर, देखते हैं क्या होता है आगे। और इस तरह से मैं मुंबई आ गई। मुंबई आ गई तो वहाँ पर मेरे चाचा जी रहा करते थे। एक झोपड़पट्टी एरिया में रहा करते थे, जो पापड़ वगैरह बेच के अपना गुज़ारा कर लेते थे। लेकिन फिर चाचा जी को भी बड़ा अफ़सोस हुआ कि इस लड़की को मैं ये मुंबई जैसे शहर में, ये झोपड़पट्टी में मैं कहाँ रखूँगा? जवान लड़की है, कल को कुछ हो गया, कम ऊँच-नीच हो गया, तो मैं अपने भाई को क्या मुँह दिखाऊँगा? तो इस तरह से। तो फिर उनके कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, एक गुजराती फैमिली से, जो रेलवे में जो मेल के ड्राइवर होते हैं, वो थे वो। तो वहाँ वो पापड़ बेचने अक्सर जाते थे। तो फिर उन्होंने उनसे कहा कि मेरी बेटी आई हुई है, तो क्या आप उसको अपने घर रखना चाहोगे? क्योंकि मैं अपने वहाँ पर नहीं रख सकता उसको। उन्होंने कहा, "बिल्कुल, क्यों नहीं? जैसी मेरी 3 बेटियाँ हैं, वैसी चौथी वो भी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, आप उसको लेकर आइए।" और मैं उस गुजराती फ़ैमिली के यहाँ पर रहने लगी। उनके घर के कस काम-काज मतलब अपनी खुशी से करती थी, उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा करो। फिर उनके पड़ोस में जो कोई एक आदमी था, वो मुझे लेकर गया एक हौज़री कंपनी में। उस हौज़री कंपनी में मैं काम करने के लिए जब गई, तो वो मशीनें मुझे चल ही नहीं रही थी, जबकि मैं बहुत अच्छी कारीगर थी, क्योंकि मैं जब गाँव में थी, तो मैंने मशीन सीख ली थी। क्योंकि मैं सोच रही थी कि चलो मैं मशीन सीख कर ही अपना कुछ फ्यूचर इसमें बना लूँगी। तो यहाँ पर जब मैं गई तो मुझे नहीं क्योंकि डर ऐसे दिल-दिमाग में था, मैंने देखा नहीं था ना इतने लड़के-लड़कियाँ एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये सब नहीं देखा था इसके लिए। तो फिर वो मास्टर ने कहा मुझे कि चलो ठीक है, अब तुम मशीन वगैरह चला नहीं सकते हो, तो एक काम करो, तुम भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तो मैंने हाथ जोड़े कि नहीं, नहीं ऐसे मत करो, मैं गाँव से आई हूँ, मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। तब उसने मुझे धागा काटने वाला काम दिया, कहा कि ठीक है, ये धागा काटने वाला काम है, ये कर सकोगी ना तुम? मैंने कहा बिल्कुल कर सकूँगी मैं, और फिर मैं वहाँ बैठ गई। तो वो था मेरा ₹60 महीना और ₹2 रोज़, और वो थी मेरी पहली मतलब एक नौकरी, यही कहेंगे हम। और फिर मैं वहाँ पर मुझे अपने आप पर बड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि ये क्या बात हुई, मैं अच्छी कारीगर हूँ और मुझसे मशीन नहीं चल रही है। और फिर ये लोग जब टी टाइम और लंच टाइम में चले जाते थे, मैं धीरे से मशीन पे बैठ के अपना काम करना मशीन चलाना चाहती थी, चलाती थी। तो उसमें मुझे आता ही था, सवाल ये सिर्फ डर था दिमाग में इसकी वजह से। और फिर मैंने मास्टर से कहा कि मैं मशीन चलाना जानती हूँ, तो मुझे आप एक काम कीजिए, मुझे आंग के ऊपर काम दे दीजिए, मैं पूरा कर लूँगी। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 महीना आप यहाँ पर करो, उसके बाद में हम आपको काम देंगे। और मैंने 1 महीना वहाँ पर किया, ₹60 महीना मुझे मिला। तुरंत ही मैं फिर मशीन पे काम करने लगी। अगले महीने मुझे सवा ₹200 मिले। पहली बार मैंने ₹100 कैसे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में देखे कि इस तरह के ₹100 भी होते हैं। और इस तरह से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ, इस तरह से मेरा काम शुरू हुआ। इसी बीच मेरे बाबा की नौकरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, और फिर हमारे पास गाँव में घर नहीं था रहने के लिए, क्योंकि दादाजी तो वैसे ही मज़दूर थे। पुलिस क्वार्टर छूट गया। बाबा और मेरी माँ और मेरे बहन-भाई ये लोग सारे रास्ते पे आ गए। कोई सहारा नहीं था, कोई नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुंबई आ जाइए, हम सब मिल के कुछ काम करेंगे और अपना यहाँ पर रहेंगे।
तो इत्तेफ़ाक़न मेरे पास में कुछ पैसे जमा हो गए थे क्योंकि गुजराती फ़ैमिली मेरे से पैसे नहीं लेती थी, जो भी मैं काम करती थी उनको देती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम बेटियों को देते हैं, हम बेटियों से लेते नहीं हैं और इस तरह से मेरे काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए थे। तो इन पैसों में मैंने बॉम्बे सबर्बन कल्याण जिसको कहा जाएगा, मैं वहाँ पर आकर मैंने एक ₹40 भाड़े से ₹400 डिपॉज़िट से एक चॉल में घर ले लिया। अपनी माँ, बहन, भाइयों को सबको यहाँ पर बुला लिया। और किसी तरह से ज़िंदगी जी रहे थे, सोच रहे थे कि बस ऐसे ही है और खुश थे हम लोग कि ठीक है, हम अपने क मतलब अपने बलबूते पे जी रहे हैं, अपने कदमों पे खड़े हैं, क कष्ट कर रहे हैं। उस कष्ट में बहुत सारी तकलीफ़ें थी, क्योंकि कम पगार में इतनी सारी बड़ी फ़ैमिली को जीना था। तो उसमें कहीं दिन हमें भूखा रहना पड़ता था, कहीं बार मतलब ऐसे कि एक ही साड़ी को धोकर पहनना था, कहीं बार मतलब बहुत सारी तकलीफ़ें थी। लेकिन उसके बावजूद भी खुश थे हम लोग कि ठीक है, हम अपने बलबूते पे जी रहे हैं। लेकिन इसी बीच मेरी बहन की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। और मैं उसकी मस्का उसका उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकी मैं और मेरी बहन देखते ही देखते मर गई। मेरी बहन मरते हुए उसकी आँखों में एक बहुत बड़ी एक ये थी, वो मुझे देख रही थी और कह रही थी कि दीदी मुझे बचा ले किसी सूरत में, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा ले दीदी। लेकिन मैं इतनी मजबूर और बेबस थी कि हम लोगों के खाने के मतलब लाले थे। कभी एक टाइम खाते थे, एक टाइम नहीं खाते थे। ऐसे हालातों में मैं कहाँ से अपनी बहन को बचा पाती, कहाँ से उसको ट्रीटमेंट करवा सकती और मेरे देखते ही देखते मेरी बहन गुज़र गई। और ये जब मैंने देखा, मुझे इतना शॉक लगा कि पैसा मतलब कितना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारे अपने तुम्हें इस तरह से छोड़कर जा सकते हैं। हम तुम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसको बचा नहीं सकते। और मैंने उस दिन से सोच लिया कि अब मैं पैसा कमाऊँगी, हर हाल में पैसा कमाऊँगी और किस तरह से कमाना है, वो मैंने ढूँढना शुरू किया कि क्या कर सकती हूँ मैं। तभी मुझे पता चला कि गवर्नमेंट के कुछ स्कीम होते हैं बेरोज़गारों के लिए, वो स्कीम्स का फ़ायदा हम लोग ले सकते हैं। और फिर मैं तो बिल्कुल नई एक छोटे से गाँव से आई हुई लड़की जिसको कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने 50,000 के लोन के लिए अप्लाई किया। काफ़ी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि इतना आसान नहीं होता। पेपर बनाना है, वो पेपर कैसे-कैसे बनेंगे, जाति का दाखला बनाना है, तो उत्पन्न का दाखला बनाना है, तो पता नहीं क्या-क्या पेपर्स बनाने हैं, उसके लिए गाँव जाना पड़ा, कभी यहाँ और इस तरह से मैंने पेपर्स बनाए। मैंने एक 50,000 का लोन लिया। उस 50,000 के लोन में मुझे बुटीक शुरू करना था, लेकिन बुटीक के साथ-साथ मैंने फर्नीचर भी शुरू किया। लेकिन इसी के साथ-साथ मुझे एक ऐसे लगा कि मुझे कुछ औरों के लिए करना चाहिए क्योंकि मेरे समाज के लोग, मेरे देश के बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास में रोज़गार नहीं है। और उस वक़्त तो रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था क्योंकि वहाँ सिर्फ़ मिलना है तो सरकारी नौकरी मिल सकती है और सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकता। तो तब क्या करें? तो चलो इस तरह से जिस तरह से मैंने लोन लिया तो मैं भी क्यों ना सबको लोन लेके दूँ, ये सोचकर मैंने एक संगठन बनाई सुशिक्षित बेरोज़गार युवक संगठन और उस संगठन के द्वारा मैंने बहुत सारे मतलब लड़के-लड़कियों को लोन दिया क्योंकि हम लोग एक अच्छा गेट टुगेदर करते थे जिसमें हम ब बैंक के जो कुछ अधिकारी है, जो स्कीम के अधिकारी है, इन सबको मतलब सामने बुलाते थे और वो किस तरह से हम लोन ले सकते हैं, किस तरह से हम बिज़नेस कर सकते हैं, तो ये सब बच्चे लोगों को बताया जाता था और वो लोग वहाँ के वहाँ फॉर्म भरते थे और वहाँ के वहाँ उन लोगों को लोन मिल जाता था और वो जो भी मतलब है जैसे बुटीक के लिए हो गया, जैसे सैलून के लिए, कोई कारखानों के छोटे-मोटे कारखाने जो मूर्ति बनाते हैं ऐसे, कोई रिक्शा उस वक़्त रिक्शा का बड़ा चलन था, नया-नया रिक्शा आया हुआ था, रिक्शा के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे लोगों को मैंने अपने पैरों पे खड़ा किया। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते थे कि नहीं-नहीं हमें नौकरी करना है भई, हम लोन वोन लेना नहीं चाहते। तो बहुत सारे लोगों को मैंने नौकरियाँ भी दी। आज वही काम हमारी डिक्की कर रही है। लेकिन मैंने 86-87 से ये सारा काम मैंने शुरू कर दिया था और उस बीच तो इसी तरह से काम करते हुए लोगों के बीच मेरी बड़ी ये होने लगी थी कि क्योंकि घर के लोगों के चूल्हे जलने लगे। लोगों के जो बच्चे आवारागर्दी करते थे या कुछ हो सकता है कि क्राइम की तरफ चले जाएँ क्योंकि घर की ज़रूरतें हैं, वो तो पूरी करनी है हर हाल में। लेकिन ये सारी चीज़ें जो रुक गई, तो लोगों में मेरी काफ़ी अच्छी एक भावना मेरे लिए तैयार हो गई कि ये जो लेडी है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो लोगों की जो भी तकलीफ़ें होती थी, लोग मेरे पास में चले आते थे कि मैडम हमारी ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है। तो इसी बीच मेरे पास में एक प्लॉट चला आया। उस प्लॉट में बहुत सारे लिटिगेशन थे। वो सारे लिटिगेशन दूर करने में काफ़ी कुछ वक़्त चला गया और वो लिटिगेशन निकलने के बाद में वो प्लॉट जो मैंने 2.5 लाख रुपए में लिया था, वो 50 लाख रुपए का हो गया। और जब वो 50 लाख का प्लॉट मेरे पास में आ गया, तो दिक्कतें ख़ैर उस वक़्त भी बहुत थी, लोगों के नज़र में आ गया कि इतना बड़ा प्लॉट है और एक लेडी है,
तो ये कैसे क्या क्या कर सकती है? अब सवाल ये था कि मेरे पास प्लॉट तो आ गया है, मैं करूँगी उसका क्या? तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं इसका बिल्डिंग बना लेती हूँ। तो बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, तो मैंने एक बिल्डर को अपना पार्टनर बना लिया। उसको 65% और मुझे 35% ऐसे हम लोगों ने पार्टनरशिप तय की और हमने प्लान पास किया। जब प्लान पास हुआ तो जो लोग हैं कुछ लोग जो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े और इसलिए उन लोगों ने मेरे साथ में मुझे प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। इतनी तकलीफ देना शुरू कर दिया कि बहुत सारी तकलीफ तब भी मैं मतलब उनसे फाइट करके आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक बार उन लोगों ने मेरा प्लान ही कर लिया कि इसको मार डाला जाए। मेरी सुपारी दी गई उस वक़्त और ऐसे वक़्त में जब किसी को मारने की सुपारी दी जाती है, तुम्हें पता चलता है कि कोई तुम्हें मारने वाला है, तो क्या मतलब हो सकता है बताइए? डर जाएगा कोई, अपने गाँव चला जाएगा क्योंकि मुझे यही कहा जाएगा कि जहाँ से आई हो वहाँ चले जाओ, अपने गाँव चले जाओ। यहाँ मुंबई में तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं मुकाबला करूँगी इन सारी चीज़ों का और मैंने किया। मैं उन सारी चीज़ों से नहीं डरी, मैं डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर के पास गई वहाँ से, उनको कहा कि मेरी सुपारी दी गई है साहब। बोले ऐसे कैसे मुमकिन है? मैंने कहा ठीक है ना साहब, आप खुद पुलिस है, आप देख लीजिए सीआईडी पुलिस वगैरह को किसी को बताए के। लेकिन ये बात जो है ये सच है और जब देखा गया तो वाक़ई में पता चला कि मेरी सुपारी किस तरह से दी गई थी, 5 लाख की सुपारी दी गई थी उस वक़्त मेरे लिए और जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने जो भी लोग थे उन लोगों को पकड़ा, जो भी कानूनी का कार्रवाई करनी थी वो की। लेकिन फिर मुझे ये सलाह दी कि तुम अगर बिज़नेस में अब आई हो तो पता चला अभी तुमको कि भाई तुमको कोई मारने वाला है, लेकिन अगली बार हो सकता है तुम्हें पता ना चले, तो एक काम करो तुम अपने लिए सिक्योरिटी ले लो। मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे सिक्योरिटी मत दीजिएगा, अगर देना है तो मुझे रिवॉल्वर लाइसेंस दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी हिफाज़त खुद करना चाहूँगी। और यकीन मानेंगे आप मुझे ऐसे लगता है कि भारत में मैं शायद पहली ऐसी लेडी होगी जिसको एक दिन के अंदर मतलब सवे दूसरे दिन मैं 11 बजे पुलिस कमिश्नर के पास गई और शाम को 6 बजे रिवॉल्वर लाइसेंस मेरे हाथ में था। तो इस तरह से मेरा स्ट्रगल था और ये सब मैं करती रही और फिर मैंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में मैं पैसे कमाए, उसके बाद में मेरी शुगर फैक्ट्री रही, शुगर फैक्ट्री की मैं डायरेक्टर रही। मतलब धीरे-धीरे मैं एक-एक कदम आगे बढ़ती रही, एक-एक सीढ़ी में आगे बढ़ती रही और उसमें मैं समाज का काम करती रही, लोगों का काम करती रही क्योंकि मैं अपने साथ-साथ अपने समाज का काम करना ज़्यादा ज़रूरी समझती थी और मैं समाज के काम के साथ-साथ अपना देश उन्नति करे, ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। वो सब मैं कर ही रही थी। इसी बीच मेरे पास में कमानी ट्यूब्स लिमिटेड के कुछ लोग आए और वो जो जो कामगार थे, तो उन्होंने मुझसे कहा रिक्वेस्ट की मुझसे कि मैडम आप जो हमारी कंपनी जो है वे लिक्विडेशन में जा रही है, लिक्विडेशन की नोटिस ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ये कंपनी जो है ये आप टेक ओवर कर लो। मैंने कहा कि भाई ये इंडस्ट्री वगैरह मैं कैसे क्या कर सकती हूँ? मुझे इसका कोई ये नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं मैडम हमको इतना विश्वास है आपके ऊपर कि आप अगर मिट्टी भी छू लो तो शायद सोना बन जाए, तो इसलिए आप हमारी कंपनी को टेक ओवर करने करो करके। मैंने काफ़ी कुछ सोचा, मेरे जो भी मतलब शुभचिंतक थे, मैंने उन सब से बात की कि इस तरह की ये कंपनी है, तो क्या करना चाहिए? तो सबने कहा कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ न मिलना नहीं है, ये तो ये है कि आत्महत्या करने के बराबर की है, तो इसमें आप मत पड़ो करके। अम, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, उसमें जो कामगार है, वो जो भूखे-प्यासे मर रहे हैं, क्योंकि भूख और प्यास से मैंने बड़े करीब से देखा था। मैं जानती थी कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, वो तड़प क्या होती है। मेरे वर्करों ने बोला था कि 93 वर्कर्स भूख और प्यास और मेडिसिन की वजह से मैडम मर गए हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलो देखते हैं ना कोशिश करके, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं है। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश तो करनी चाहिए। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं वहाँ पर गई, मैंने देखा क्या है। मैंने एक 10 लोगों की एक अपनी टीम बनाई, जिस 10 लोगों में बहुत सारे मतलब कुछ टेक्नीशियन थे, कुछ मतलब जैसे भी 10 लोगों की हमारी एक टीम तैयार हुई, हमारे पार्टनर तैयार हुए। एक्चुअली वो सब मेरे साथ काम करना चाहते थे, लेकिन इस कंपनी में आना नहीं चाहते थे क्योंकि वो देख रहे थे कि कंपनी में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो के सिवा कुछ भी नहीं है और क्यों, किस लिए? लेकिन मेरी रिस्पेक्ट थी, मुझे वो सब मानते थे, इसलिए वो 10 लोग मेरे साथ में आ गए। हमने उन 10 लोगों के साथ में एक टीम तैयार की, हमने एक स्कीम तैयार की। उस स्कीम में मतलब किस तरह से हम काम करेंगे, ये सारा कुछ उसमें था। वो सारी स्कीम प्रोफाइल हम लोग लेकर फिर जब कंपनी में गए तो वहाँ एक बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। बोर्ड की मीटिंग में वहाँ ये जो कंपनी थी ये बीएफआर कोड के अंडर थी कंपनी। इस वजह से बीएफआर कोड के डायरेक्टर वहाँ पर थे। कहीं बैंकों की लायबिलिटी थी, तो वो सारे बैंकों के डायरेक्टर उस बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए थे। वर्कर्स यूनियन वर्कर्स के डायरेक्टर वहाँ पर बैठे हुए थे।
70 लाख रुपए हमारी गवर्नमेंट ने उस ज़माने में दिए हुए थे कंपनी को। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कंपनी वर्कर्स को चलाने के लिए दी, तब गवर्नमेंट ने, उस वक़्त शरद पवार जी चीफ मिनिस्टर रहे थे, तो उन्होंने 70 लाख रुपए गवर्नमेंट ने भी दिए। तो इसलिए गवर्नमेंट के भी एक डायरेक्टर वहाँ पर थे। तो इस तरह से पूरा बोर्ड वहाँ बैठा हुआ था और जब मैं अपनी स्कीम लेकर गई कि मैं इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती हूँ और ये मेरी स्कीम है। तो उन लोगों ने कुछ सवाल मुझसे किए, मैंने शायद वो जवाब उनको सही ढंग से दिए, सही उनको लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप टेक ओवर करना चाहती है तो हम लोग एक बताना चाहते हैं आपको कि हम आपको आज अभी और इसी वक़्त से इस कंपनी को एज़ ए प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं और आपको आज अभी और इसी वक़्त से कंपनी के सारे कामकाज देखने हैं। अब कंपनी के कामकाज देखने के लिए वहाँ पर कंपनी में कुछ भी नहीं था, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं, जो फैक्ट्री है उसमें कोई वॉचमैन नहीं, कंपनी में कोई क्लर्क नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और पता ये चला कि 116 करोड़ का कर्जा है, 140 लिटिगेशन केसेस है और 2 बड़ी यूनियन है। तो ये सब के लिए फाइट करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम रेडी हो? तो मैंने कहा हाँ, रेडी हूँ, क्योंकि मैं मन बना के ही गई थी कि ठीक है, मुझे कुछ करना है इन लोगों के लिए, जो भी कर सकती हूँ मुझे करना है बस, ये मैं सोच कर ही गई थी और मैंने कहा कि हाँ, यस मैं करूँगी। और उस दिन उन्होंने मुझे एक कंपनी की प्रेसिडेंट बनाकर नियुक्त किया, लेटर दे दिया कि ठीक है, आज से आप इस कंपनी के सारे कामकाज आपको करने हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर कामकाज करते हुए जितने भी पैसे आपके आज लग रहे हैं, पहले तो उन्होंने मुझे बैंक में अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए किया। आईडीबीआई जो हमारी ऑपरेटिंग एजेंसी थी, उन्होंने कहा कि आपको अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए जमा करने हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने 25 लाख रुपए तुरंत भर दिए और बाकी के मैं अभी दे रही हूँ करके वो मैंने कहा उनसे। और बाकी जो खर्चे हैं अभी आज से जो मुझे कंपनी के काम देखने हैं, डे टू डे के जितने भी काम हैं, कोर्ट के लिए लॉयर देना है, कंपनी के लिए कुछ नए लोग रखने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे करनी है। और उन्होंने कहा कि ये सारे पैसे जो है, कोर्ट ने अगर आपको कंपनी चलाने के लिए दी, तो ठीक है, अगर नहीं दी, तो ये आप भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लाइन में आप भी खड़े होंगे। बस अगर ये मंज़ूर है तो ठीक है। मैंने कहा ओके ठीक है और बस उस दिन से मैं अपने काम में लग गई। मैंने एक कंपनी में कुछ वॉचमैन रखे क्योंकि फैक्ट्री से बहुत सारी चीज़ें चोरी हो रही थी। वहाँ पर कुछ कंपनी में क्लर्क, कुछ कोर्ट के लिए लॉयर, जो हमारे फाइट चल रही थी कोर्ट के अंदर और इस तरह से 2000 से लेके, मैं 2000 में गई थी यहाँ से, 2000 से लेके 2006 तक ये सारा चलता रहा। और इसी बीच मुझे पता ये चला कि जो 116 करोड़ का कर्जा है, ये क्यों और कैसे हुआ? तो पता ये चला कि जो मार्जिन अमाउंट है वो कम है, इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी है, उसकी वजह से ये इतना सारा हुआ है। तो फिर इसको कौन कम कर सकता है? अगर पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ हो जाता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट में शायद आसानी हो जाएगी मुझे, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ा बोझ था 116 करोड़ रुपए का कर्जा सन 2000 में। तो मैंने सोचा कि फिर ये कौन कम करेगा? बैंक के चेयरमैन तो मतलब अभी 4-5 बैंक है, तो किसके पास जाएँगे? वो कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने डायरेक्ट सोचा कि चलो ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बैंकिंग, क्यों ना मैं उससे मिलूँ? और मैं उनसे मिली, मैंने उनसे कहा कि मैं, ये जो कंपनी है ये सुप्रीम कोर्ट की बेबी है एक्चुअली, और वर्कर डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, वर्कर चला नहीं पाए हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं इस कंपनी को कुछ करना चाहती हूँ, वर्करों के लिए, हित के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो साहब, सिर्फ़ आप अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर सकते हैं, तो मैं प्रिंसिपल देने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी अगर मतलब मैं नहीं कर सकी या मैंने नहीं लिया या आप नहीं माफ़ करवा के दे सके, तो ये लिक्विडेशन में कंपनी जाएँगी और फिर किसी को कुछ भी नहीं मिलना है। तो साहब को शायद मेरी बातें ठीक लगी होगी और उन्होंने कहा कि ठीक है, वो बैंक को, आईडीबीआई को उन्होंने मतलब सारे चेयरमैनों की वहाँ पर आईडीबीआई के साथ में मेरी मीटिंग हो गई। उन्होंने मेरे साथ में ओटीएस कर लिया और ओटीएस में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सब आपके साथ हैं, आपको हम पेनल्टी इंटरेस्ट सारा माफ़ कर देते हैं और आप अगर हमको 1 साल में पैसे देते हो जो भी हमारे हैं, हम उसके लिए भी कुछ सोचेंगे। मैंने कहा ठीक है और मैंने वो ओटीएस साइन कर दिया कि ओके ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह से फिर 2000 से लेके 2006 तक काफ़ी सारे हियरिंग्स कोर्ट में होते रहे। हर महीने हियरिंग होते रहे, बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग मतलब हम लोगों को, हमारे को साथ देते थे, कुछ लोगों ने कहा कि हमको नहीं साथ देना है, तो इस तरह से वो 2000 से लेके 2006 तक। लेकिन 21 मार्च 2006 में कोर्ट में हमारी स्कीम पास हो गई और कोर्ट ने मुझे चेयरमैन नियुक्त किया और कंपनी मुझे दे दी। और इसी तरह से फिर कंपनी जब मेरे पास आ गई तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बहुत बड़ा काम हो गया, कंपनी मेरे पास आई, लेकिन नहीं,
उसके बाद में फिर बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज ये था कि कोर्ट ने मुझे ये कहा कि 2011 में आपको कंपनी को ज़ीरो से बाहर आना है। ये जो 16 मतलब 116 का कर्ज है या जो भी है, वो सबसे बाहर आके आपको 2011 टाइम दिया उन्होंने कि इसमें से आपको बाहर आना है, सिक्का से बाहर आना है। तो ठीक है, तो फिर है कि मुझे फैक्ट्री शुरू करना है, वर्करों को रोज़गार देना है, 116 करोड़ का कर्जा देना है। तो ये सारी जो फिर जो कसरत थी, वो तार की कसरत बोलते हैं ना, वो सारा मेरे लिए फिर शुरू हो गया। और मैं बताना चाहूँगी क्योंकि वक़्त हमारे पास कम है और चीज़ें बहुत सारी है, तो बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 2011 में मैं सारे बैंक के पैसे दे चुकी। मैंने वर्कर्स के पैसे 3 महीने के अंदर मैंने वर्कर्स को तो और कोर्ट की सारी ऑर्डर थी कि बैंक को 7 महीने में देना 7 साल में देना है, वर्कर्स को 3 साल में देना है और बाकी जितनों की भी लायबिलिटी है उनके लिए कुछ साल, 5 साल, 3 साल, 7 साल इस तरह से थे। लेकिन मैंने वर्कर्स और बैंक को सबसे पहले देना ज़रूरी समझा क्योंकि वर्कर्स जो है वो 3 साल की बात 3 महीने में ही पैसा मैंने उनको दे दिया क्योंकि वर्कर ये कह रहे थे कि दीदी हम लोग तो वैसे ही मर जाएँगे, हम तो ऐसे ही मर रहे हैं। अगर और 3 साल के लिए अगर रहेगा तो मतलब ही नहीं है इन बात का। और 50,000, 1 लाख इस तरह के पैसे देने से तो बेटर है हमको एक साथ पैसे चाहिए। और मैंने उन लोगों की बात मान ली और मैंने 3 साल के अंदर ना सिर्फ उनको 5 करोड़ 5 करोड़ उनके जो ड्यूज़ थे वो थे और 2 करोड़ 68 लैक्स उनका पीएफ था। तो उनके साथ उनको 90 लैक्स रुपीज़ भी बढ़ा के मैंने दिए क्योंकि उनके अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि अगर ये 90 लैक्स रुपए अगर बढ़ा के देंगे आप, तो हमारे वर्कर को मतलब जो नए वर्कर्स भी जॉइन हुए थे, उनको भी बराबर से पैसे मिलेंगे, तो मैडम आप प्लीज़ ऐसा करें। और मैंने वो सारा कुछ किया। उसके बाद बैंक और बैंक को भी मैंने 1 साल के अंदर पैसा देने का ओटीएस जो किया था, तो मैंने बैंक को जब बैंक के पैसे देने के लिए गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि बैंक वालों ने जो मुझे पेनल्टी और इंटरेस्ट तो माफ़ कर ही दिया था, लेकिन उस वक़्त उन्होंने मुझे 25% मार्जिन से भी मतलब कम करवा दिया। और इस तरह से फिर मेरा जो ये सारा काम है, वो थोड़ा-सा मेरे लिए ईज़ी हो गया। वर्कर्स का मतलब सबके मैंने धीरे-धीरे पैसे दे दिए। फिर मुझे फैक्ट्री शुरू करना था, तो मैंने कुर्ला से फैक्ट्री शिफ्ट किया। मेरे पास में वाडा में जगह था। एमआईडीसी में मेरे पास में खुद की अपनी जगह थी, तो वहाँ पर मैंने जाकर अपनी फैक्ट्री शुरू की वहाँ पर। 2009 में मैंने अपनी फैक्ट्री शुरू की। 2009 से लेकर 2011 में जैसे मुझे कोर्ट ने कहा था कि 2011 में आपको सिका से बाहर निकलना है, तो मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि मैं बिल्कुल 2011 में सिका से बाहर निकल चुकी। तो इस तरह से मैंने कमाने के लिए जो काम किया, वर्कर्स के लिए जो काम किया मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। जो जो शायद कोई पूरा नहीं कर सकता था, नहीं करने वाला था, लेकिन मैं कर सकी इसको क्योंकि मेरे पास में एक एक उम्मीद थी। मेरे पास में एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक वो मेरी प्रेरणा थी क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस वक़्त उनके पास कुछ भी नहीं था। जिस वक़्त जिस बच्चे को स्कूल में बैठा नहीं दिया जाता था, जो बच्चा बाहर बैठ के पढ़ाई करता था, तो ऐसा बच्चा जब इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हो सकता है, इतना आगे बढ़ सकता है, उसकी वजह से हमारा समाज आज आगे बढ़ रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। तो उस वक़्त उसके पास कुछ भी नहीं था, उसको छुआ-छूत का इतना था कि कोई उसको अपने बैलगाड़ी में नहीं बैठने दिया जाता था कि अगर वो बैलगाड़ी में बैठ जाता है, तो मतलब उसकी बैलगाड़ी ये हो जाती है। कोई मतलब इतनी छुआ-छूत के अंदर अगर मेरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं, तो मेरे पास तो बहुत कुछ करने के लिए है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? बस यही एक उम्मीद की एक ये थी मेरे पास में रोशनी की एक उम्मीद थी और फिर मैं इसी उम्मीद के सहारे मैं चाहे जितनी तकलीफ़ें बहुत तकलीफ़ें हुई, मैं बता नहीं सकती। इतनी तकलीफ़ लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि 100 साल भेड़-बकरियों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की ज़िंदगी जिए और यही मैंने ठान ली थी कि नहीं, मैं भी शेर की तरह जीऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरी सुपारी दी गई, मैंने रिवॉल्वर लाइसेंस ले लिया, मैं डर के भागी नहीं कहीं पर और जब मैं कमाने का काम कर रही थी, उस वक़्त भी मेरे ऊपर कई बार हमले हुए, कई बार मेरी सीआईडी पुलिस ने आकर मुझे बताया कि मैडम आप सँभल के रहिएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी डरना मैंने सीखा नहीं क्योंकि डरना ही नहीं, डर के करेंगे क्या? डर के होना क्या है? तो डर ये बात मेरे पास है ही नहीं। मैं बहुत हिम्मत से, मेहनत से, कड़ी लगन से और सच्ची लगन से अगर आप अपना काम करते हो तो ज़िंदगी खुद आपको आगे बढ़ा के लेकर जाती है। उसमें
पीछे कदम हटाने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। शायद वक़्त ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे स्ट्रगल की अगर मैं एक-एक बात आपको बताऊँगी तो आप भी कहेंगे कि इतनी मुश्किल भी हो सकती है। मैं एक बैंगलोर का छोटा-सा एक किस्सा बताऊँगी और फिर खत्म करूँगी। बैंगलोर में मेरी एक लैंड है 4 एकड़, व्हाइटफ़ील्ड में ही है, और उसको डेवलप करने के लिए मतलब उन उसको बेच के या तो वो जो पैसा आएगा तो कंपनी की जो लायबिलिटी है उसमें देना था, या फिर मतलब डेवलप करके भी वो जो जो भी फंड आएगा वो कंपनी के लिए यूज़ करना था। तो ठीक है, मैंने काफ़ी कोशिश की। 2006 में मुझे जो कंपनी मिली थी, तो तब से लेकर 2010 तक हम लोग उसके लिए ये करते रहे, क्या कहते हैं उसको, बिड देते रहे, लेकिन उसमें कोई आया नहीं। फिर एक कोई आया, आया तो उसने जो 25 लाख रुपए ऑर्डिनेंस फी होती है वो भर के कंपनी के अंदर आया, बोला ठीक है। वो उस वक़्त हम लोगों का 24 करोड़ में कुछ तो हो गया था कि 24 करोड़ उसने देना है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया था। डॉक्यूमेंट ऐसा था कि 3 महीने के अंदर, उसके अंदर ऐसे था कि 15 दिन में उसने बैंक गारंटी मुझे देना है, डेढ़ महीने में उसने मुझे आधा पेमेंट देना है, और 3 महीने में फुल पेमेंट देके मैंने उसको रजिस्ट्रेशन करके ज़मीन उसके ताबे में देना है। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट रेडी था। लेकिन वो जो शख्स था वो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। ना तो उसने 15 दिन वाला क कोई काम किया, ना ही उसने डेढ़ महीने वाला आधा पेमेंट मुझे दिया। तो जब यही नहीं दिया तो आगे देने का सवाल ही नहीं। तो मेरे एक जो मेरे बोर्ड के लोग थे वो मुझे सब कहने लगे कि मैडम एक काम करो, इसका कैंसल कर दो। मैंने कहा नहीं, पैसे है ना तो थोड़ी-सी तकलीफ होती है पैसों के लिए, को कुछ नहीं, हम उसको एक लेटर भेजेंगे। और हमने उसको एक लेटर भेजा कि भई आपने एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो क्यों ना हम आपका ये जो व्यवहार है इसको हम कैंसल करें। ऐसे पे उसको वो लिखा, लेकिन वो डायरेक्ट उसको जाके बीएफआर कोर्ट लेकर गया कि देखो, मैंने तो मतलब ये ज़मीन ले ली है और मैंने पैसे भी भरे हैं, और उसके बाद में ये मेरी कैंसल करने के लिए निकली है। लेकिन बीएफआर कोर्ट ने बड़ी अच्छी ऑर्डर हमारे लिए दी, कहा कि नहीं तू डिफ़ॉल्टर है, और उसके जो 25 लाख रुपए थे वो भी फ़ॉरफ़िट कर दिए, और जो ऑर्डर थी वो हमारे फ़ेवर में कर दी, और ना ही सिर्फ़ हमारे फ़ेवर में कर दी बल्कि हमको बिड करने के लिए भी उन्होंने हमको परमिशन दे दी। लेकिन जब हमने रीबिड करने की कोशिश की तो ये जो शख्स था वो कुछ करने ही नहीं देता था, क्योंकि वो वहाँ का बैंगलोर का बहुत बड़ा शख्स है। बहुत बड़ा, जिसके नाम से बहुत सारे रोड है, बहुत सारे होटल्स है, बहुत बड़ी शख्सियत है वो। ब्रिगेड जिसका नाम है, मैं नाम भी लेना चाहूँगी आपके सामने। तो वो हमारी बिड क किसी को बिड के अंदर आने ही नहीं दे रहा था, और इस तरह से जो तकलीफ़ें मुझे हो रही थी, तो इसमें मेरे 2-3 साल निकल के जा रहे थे, और तकलीफ़ इतनी बढ़ रही थी क्योंकि मुझे पेमेंट करने हैं, मुझे फैक्ट्री शुरू करना है, मुझे रोज़गार देना है, और ये शख्स जो है मेरे पैसे आएँगे नहीं तो मैं करूँगी क्या? मैं बहुत इतनी तकलीफ़ में थी, मैं महाराष्ट्र से डायरेक्ट कर्नाटका जाऊँ, बैंगलोर जाऊँ, मैं कई बार उससे मिलूँ तो वो तो मिलने के लिए भी राज़ी नहीं था। और फिर कभी किसी के हाथों मैसेज भेजा कि उससे कहो कि अगर वो मुझे 10 करोड़ देती है तो मैं मतलब मैं छोड़ देता हूँ ज़मीन का ये, नहीं तो मैं तो करने ही नहीं दूँगा चाहे किसी को भी। और फिर दूसरा कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि लिटिगेशन की ज़मीन कौन ऐसा लेगा? और मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता था इस तरह से जो हो रहा था। मैं वहाँ के पुलिस कमिश्नर के पास गई, तो पुलिस कमिश्नर पता चला वो तो उनके फ्रेंड है अच्छे-भले। तो अब उनके फ्रेंड है तो वो मेरे लिए क्या करेंगे? अब मेरे महाराष्ट्र के लोग ये कह रहे थे कि मैडम क्यों आप जा रहे हो वहाँ पर? आप जानते नहीं हो अभी इतनी महँगी ज़मीन है आपकी, 2-4 करोड़ रुपया नहीं, 1 आध करोड़ 50 लाख भी दे के ना, तुम जो वहाँ जा रही हो तो तुम्हारा नारियल की तरह मुंडी छील देंगे, क्यों जा रहे हो वहाँ पर? लेकिन मैंने डरी नहीं, क्योंकि बाबा साहब की औलाद हूँ मैं कैसे डर सकती हूँ वहाँ? मेरा हक है, वो मैं कैसे छीनने दे सकती हूँ किसी को? तो मैं अपने हक के लिए, अपने वर्कर के हक के लिए मुझे लड़ना ही था। मैं वहाँ के होम मिनिस्टर को मिली, वहाँ के जो होम मिनिस्टर थे, कौन क्या नाम था उनका? मैं उनको जाकर मिली, वहाँ पर भी मेरा कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दिग्विजय सिंह जी से मैं जाकर मिली कि देखिए ना, ये जो मेरी जो प्रॉपर्टी है, ये लोग इस तरह से मतलब एक साँप जैसे कुंडली मार के बैठा है वैसे मुझ पर बैठे हुए हैं। ना तो मुझे बेचने दे रहे हैं, ना तो मुझे पैसे दे रहे हैं, या तो मेरे पैसे दे दे और खत्म कर दे। क्योंकि मुझे मेरा पर्सनल नहीं है, ये कंपनी का है, मेरे वर्कर्स का है, और ये सारा मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं साहब, क्या करें? हम लोग सोनिया गांधी जब तक गए, क्योंकि वहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया जी ने भी दिग्विजय सिंह जी ने उन लोगों जॉर्ज, हाँ, होम मिनिस्टर जॉर्ज थे, उनको फ़ोन किया कि ये जो लेडी है, ये भारत की आइकॉन है, आज मेरे साथ में खड़ी है, और इसके साथ में बड़ा ही कुछ अन्याय हो रहा है, ऐसा ये बता रही है। लेकिन हम इसका जो अन्याय है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी इसके साथ में है। अगर ये सच्ची है, सही है, तो क्यों नहीं? क्यों इसके साथ में ऐसा हो रहा है? तो क्या हो रहा है आप देखो और मुझे रिपोर्टिंग करो। और फिर वो हम जॉर्ज साहब से मिले। जॉर्ज साहब ने भी देखा, तो फिर
तुरंत वहाँ पे एक्शन हो गई। और आपको मैं बताऊँ कि उस वक़्त मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि मैं दिन भर बैंगलोर में काम करती थी, शाम की फ्लाइट लेके दिल्ली जाती थी, फिर दिल्ली में लॉयर से मिलो, ये करो, फिर वहाँ तो कम से कम 8 से 10 दिन, ना खाना, ना सोना, मतलब इस तरह से रात को यहाँ तो दिन को वहाँ, दिन को वहाँ तो रात को यहाँ। यहाँ भी मुझे ढूँढना है, जल्दी से कोई बिल्डर मिले, जल्दी से कोई क्योंकि अगर वो सामने वाला कोर्ट में चला गया तो और बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ क्रिएट हो सकती है, और उसने वही किया। ऊपर से इतना दबाव आने के बाद उसके ऊपर एक्शन भी हो गया, उसके ऊपर एट्रोसिटी भी लगाया, इतने बड़े आदमी के ऊपर एट्रोसिटी लगाया, क्योंकि जॉर्ज जी को सोनिया जी ने बोला था, तो फिर क्योंकि उसने तकलीफ दी मुझे 2010 से लेके मतलब 2006 से लेके 2010 हो रहा है, लेकिन आदमी पैसे नहीं दे रहा है, और उसने मेरे साथ जो अन्याय अत्याचार किया, तो इसके लिए उसके ऊपर होना ही था। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर को भी अपने साथ में लेकर गई थी कि लॉ में मैं कहीं पे गलत नहीं होनी चाहिए, मैं अगर सही हूं तो मेरा सही अधिकार, मुझे हक मुझे मिलना ही चाहिए। तो हम लोगों ने जो उसने बीड में वो आया था, तो अकाउंट वगैरह हमारे इसने सीए ने चेक किए थे, तो पता चला था उस वक्त उसके पास उतना पेमेंट ही नहीं था। इसके लिए हमने उसके ऊपर धोखाधड़ी 420 पता नहीं क्या क्या ऐसे सारे लॉ डाल के, सबसे पहला एट्रोसिटी, क्योंकि एक दलित महिला के साथ में जिस तरह से मतलब उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर इसने कब्जा किया है, तो ये कर नहीं सकते कोई आदिवासी या दलित के ऊपर, कोई इस तरह से कोई कब्जा कर नहीं सकता, ये लॉ है। और तो मैंने कहा इसके ऊपर पहले सबसे पहले एट्रोसिटी लगना चाहिए, और इसके ऊपर एट्रोसिटी जॉर्ज जी ने लगाई। और फिर ये आदमी फिर भी नहीं माना, दूसरे दिन इसने तुरंत हाई कोर्ट में चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद में मेरी लॉयर ने कहा कि अगर इसको अभी अगर नोटिस निकल जाता है, कोर्ट नोटिस निकलता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तुम्हारा जो ये है तो कोई जल्दी लेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अगर तुम्हारे पास में कोई बिल्डर है या तुम डेवलप कर सकते हो, या जो भी तुम्हारे साथ में जो हो सकता है, तुम क्या कर सकते हो मुझे बताओ। मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। फिर वही मेरा शुरू हो गया, रात को इधर, दिन को उधर, दिन को इधर, रात को उधर। इधर आके फिर वहां पे एक चीफ सेक्रेटरी रत्न प्रभा जी मेरी काफी अच्छी फ्रेंड थी, और वो जानती थी कि मेरे साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने भी काफी कोशिश की थी उस ब्रिगेड को समझाने की, लेकिन वो किसी की बात समझना चाहता ही नहीं, शायद उसको अपने इसका बड़ा गुरूर रहा होगा, या पता नहीं क्या था, जो भी था उसका था। तो खैर फिर उन्होंने कुछ कॉन्टेक्ट्स मुझे दिए, और आप ही के हैदराबाद से कुछ अच्छे लोग जो जो नए थे, नए लड़के थे, और मेरी मेरी जो पहले से ये था कि नए यूथ को आगे बढ़ाना है, और उनको आगे बढ़ाना है, इसलिए मैंने उनके साथ में एक एग्रीमेंट करार करके ले लिया, और डेवलपमेंट करार मैंने उनके साथ में किया। और वो डेवलपमेंट करार लेके मैं कोर्ट में जब मैं गई, और मैंने जब बताया, तो तब वो ब्रिगेड भी कोर्ट में आया, बोलता है नहीं नहीं, मैं प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के साथ में लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। तब फिर कोर्ट में बताया लॉयर और वो सब, और फिर जज के सामने आया कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, अब कुछ नहीं कर किया जा सकता। मतलब इतने तकलीफ के बाद में आज वो मेरी प्रॉपर्टी वहां पे डेवलप हो चुकी है व्हाइट फील्ड में, और काफी मतलब कहीं करोड़ों की वो मेरी प्रॉपर्टी वहां पर डेवलप हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि तकलीफें जिंदगी में बहुत आती है, तो तकलीफों से डर के उसका पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, बल्कि उसका सामना किया जा सकता है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपके साथ में सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई की ताकत अगर आपके साथ में है, तो आप हर किसी से लड़ सकते, चाहे वो कोई भी होने दो। बेईमानी से या धोखेबाजी से नहीं लड़ सकते आप किसी के साथ, लेकिन आपकी सच्चाई है अगर, तो आप किससे भी लड़ सकते हो। और वो मैंने लड़के दिखाया, अपना हक मिला मिला, और मैं आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, अपनी ईमानदारी, सच्चाई, सच्ची लगन, और अपने अपनी जिद की वजह से कि नहीं मुझे ये करना है, एक चैलेंज है, उसको मैंने स्वीकार किया, उसको मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ में इसको पूरा करना है। तो इस तरह से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैंने बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में मैं यहाँ तक बड़ी हूँ। बहुत सारे लोगों ने, पूरी दुनिया ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, और आप लोगों के प्यार की वजह से ही शायद मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ। और मैं चाहूंगी कि इसी तरह से आपका प्यार मेरे साथ रहे। मीडिया ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। और मैं जाते जाते मैं अपनी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि किसी भी बात से कभी भी कुछ भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ना सिर्फ महिलाएं, बल्कि हमारे जो नौजवान हैं, उन्हीं के खांधे पे आज मेरे देश की धुरा रखी हुई है, तो उनको ही आगे बढ़ना है। उन्हीं की तरफ देश बड़ी उम्मीदों से देख रहा है, तो उनको आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। करने से होता है, पहले करना चाहिए।
क्या नहीं कर सकता है इंसान। मैं थी उस वक़्त तो ऐसे था ना कि जैसे आग के ढेर में ढूँढो तो चिंगारी भी ना मिले। लेकिन आज आपके पास में एक स्मार्टफ़ोन है, जिस फ़ोन के अंदर ढेर सारी मालूमात है। गवर्नमेंट आपके साथ में है, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। आपके साथ पास में बैंक मेरे पास में 50,000 का लोन लेने के लिए पता नहीं मेरी सारी चप्पलें घिस गई थी, लेकिन मुझे 50,000 का लोन लेने के लिए डेढ़ 2 साल लग गए थे। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है। आपके पास में गवर्नमेंट आपके साथ में है, आपको फटाफट लोन मिल जाते हैं, करोड़ ऑफ रुपीज़। मेरे पास में उस वक़्त 5,000 से सिर्फ 5 लाख तक का लोन था, मतलब जैसी प्रोफ़ाइल होगी उस तरह से। लेकिन आज करोड़ ऑफ रुपीज़ आपको लोन मिल सका है। तो आप क्या नहीं कर सकते मुझे बताइए ज़रा? तो करने से होता है, आपको करना चाहिए। तो डर को पीछे रख दीजिए, आगे आइए और कुछ कर दिखाइए। जय भीम।